ये मून है और ये आप सबको पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है ना। क्यों चक्कर काटता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, मून को अपनी तरफ खींच के रखती है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून को अपनी तरफ खींच के रखती है, तो इस वजह से मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है ना। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो मून को अंदर ही खींच ले, ठीक है ना। तो ये उसको अंदर तो नहीं खींच पाती, लेकिन उसको क्या है, अपने चारों तरफ बांध के रखती है, तो उसको अपने चारों तरफ गोल गोल घुमाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो अगर ये ग्रेविटी खत्म हो जाए, अगर अर्थ की ग्रेविटी सडनली खत्म हो जाए तो क्या होगा मून के साथ? क्या मून तब भी चक्कर काटेगा अर्थ के चारों तरफ? तो इसका आंसर है नहीं। मून क्या करेगा, जिस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी उस पॉइंट पे मून जो है अर्थ से टेंजेंशियली दूर चला जाएगा। अब टेंजेंट क्या होता है, तो ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट है, देखिए ए बी सी, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है किसी भी सर्कल के ऊपर। तो कोई भी टेंजेंट जो है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ए स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल के ऊपर एक लाइन होती है जो कि सिर्फ उस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना। और ये लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन ए बी सी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, और कहाँ पे टच हो रही है, यहाँ बी पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ये देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है ये, कि कोई बच्चा है और किसी स्टोन को जो है इसने थ्रेड से बांधा हुआ है और उसको घुमा रहा है गोल गोल, ठीक है ना। तो उसको जब ये गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है ना, और जब सडनली मान लीजिए ये इसको छोड़ दे, ठीक है ना, इसको छोड़ देता है, तो क्या होगा इस स्टोन के साथ? ये स्टोन क्या गोल गोल घूमता रहेगा? नहीं, ये स्टोन क्या करेगा, ये स्टोन दूर निकल जाएगा। मतलब जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे इसको रिलीज कर दिया, तो फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये टेंजेंट निकल जाएगा, ठीक है ना, इससे दूर चला जाएगा। तो ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो कि जिस पॉइंट पे आप उसको रिलीज करोगे वो उस पॉइंट से क्या होगा, टेंजेंटली आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्टोन डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब कि अगर ग्रेविटी खत्म हो गई तो उस केस में मून भी जो है वो टेंजेंशियली जो है दूर चला जाएगा हमसे। तो ग्रेविटी का रोल आपको समझ में आ रहा है, ग्रेविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रेविटी के वजह से ही हमारे जो अर्थ के ऊपर जो मौसम है, जो मौसम में जो बदलाव आते हैं, वो उसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो भी जो है ग्रेविटी की वजह से बंधी हुई हैं, ठीक है ना। अगर ये ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ के अर्थ से बाहर निकल जाएंगी। और अगर ये गैसेस अर्थ से बाहर निकल गई तो हमारा सर्वाइवल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन भी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी दुनिया भर की गैसेज हैं इसके अंदर। तो ये और एक इसका एक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी को प्रॉपर एक मतलब बैलेंस में बना के रखता है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो गया तब भी हम जो है हमारी बॉडी जो है स्क्यूज हो जाएगी, पिचक जाएगी। और अगर ये प्रेशर कम हो गया तब भी जो है हमारी बॉडी एक मतलब ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारा जो खेल है वो देखिए ग्रेविटी का है। ग्रेविटी ने हर चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे घर में क्या होता है, जो परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या करता है, पूरे परिवार को बांध के रखता है, ठीक है ना। तो ये सेम वैसे ही ग्रेविटी का काम है कि हर चीज़ को जो है बांध के रखता है ताकि हर चीज़ जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाए। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, कि जो न्यूटन के दिमाग में आया था कि अर्थ जो है वो एप्पल को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है ना। क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो देखिए, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है और जिस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचेगी उसी फोर्स से वो ऑब्जेक्ट भी जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां लगता है। लेकिन हमें
एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आता है, लेकिन अर्थ जो है एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अगर हम मास को कांस्टेंट मान लें कि फोर्स को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे, फोर्स जो है वो बराबर लग रहा है, मतलब जितना फोर्स अर्थ लगा रही है एप्पल के ऊपर उसको अपनी तरफ खींचने में, उतना ही फोर्स जो है एप्पल भी लगा रहा है अर्थ को अपनी तरफ खींचने में। तो फोर्स दोनों का बराबर है, तो फोर्स को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, फिक्स कर दिया हमने कांस्टेंट। तो जब f की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन और मास के बीच में क्या रिलेशन है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए, अब दोनों सिनेरियो हम देख लेते हैं कि अर्थ जो है एप्पल के ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अर्थ ऑन एप्पल, अर्थ जो है एप्पल के ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स हो गया एफ। अब देखिए, एप्पल का मास क्या है? मास कम है, एप्पल का मास बहुत कम है। अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर करें तो एप्पल का मास बहुत कम है, ठीक है ना। तो मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब अर्थ जो एप्पल के ऊपर फोर्स लगाएगा उस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। और इसी का उलट अगर हम देखें कि एप्पल जो है अर्थ के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, तो एप्पल जो है अर्थ के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो एफ ही है क्योंकि एफ हमने कांस्टेंट कर दिया। लेकिन देखिए अर्थ का मास क्या है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि वो नेग्लिजिबल है। यानी कि एप्पल जो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने में, उसमें एक्सेलरेशन जो है बहुत ही कम है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए हमें अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर नहीं आती, जबकि एप्पल जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आता है, ठीक है ना। हमें दिखता है कि एप्पल जो है पेड़ से गिरा और ग्राउंड की तरफ जा रहा है, वो हमें नजर आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन जो है बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है। सेम केस अगर हम मून के साथ अप्लाई करें तो मून का मास भी जो है अर्थ के मास से अगर हम कंपेयर करें तो मून का मास बहुत कम है। तो मून का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पे सिनेरियो अलग है, यहां पे एक्सेलरेशन तो ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि इसको अपने अंदर खींच ले, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मून का अपना एक मास है और वो मास डेफिनेटली कम है, लेकिन वो मतलब कंसिडरेबल मास है उसका, ठीक है ना। तो वो उसको क्या करेगा? अपने चारों तरफ जो है घुमाने लग जाएगा, ठीक है ना। कि कोई चीज़ को जब हम अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। कैसे फोर्स लग रहा है कि इसको अपने अंदर की तरफ खींचेगा, इसको हर एक पॉइंट पे अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है ना। अब कोई चीज़ ऐसे जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, तो हर एक पॉइंट पे जब अंदर की तरफ खींचेगा उसको, तो और अंदर वो चीज़ आ नहीं पाएगी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या है? उसके राउंड राउंड घूमने लगती है। क्लियर है? और यही केसेस जो है हमारे सैटेलाइट वगैरह के साथ भी होता है कि सैटेलाइट जब भी हम लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में छोड़ देते हैं और उसके बाद वो क्या करती है? उस ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर काटती रहती है वो सैटेलाइट। क्लियर है? तो ये सारा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ऐसे आप लोगों ने हाई टाइड्स लो टाइड्स देखी होंगी, ठीक है ना। शाम के टाइम क्या होता है? हाई टाइड्स होती हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। मतलब जो समुद्र का पानी होता है वो मतलब किनारों को छोड़ के अंदर की तरफ आ जाता है। तो वो क्यों आता है अंदर की तरफ? क्योंकि रात को जो है मून हमारे नज़दीक होता है, ठीक है ना। तो मून की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो उसको क्या अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ जो ग्राउंड लेवल की हम बात करें तो ग्राउंड तो बहुत बड़ा हो गया, वो तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो
समुंदर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड है तो वो चलते हुए हम दिख सकते, उसको हम नोटिस कर सकते हैं, कोई फ्लो करता है, फ्लूइड जो है फ्लो करता है, तो उस केस में हमें वो नज़र आता है कि जो पानी है उसको वो थोड़ा सा खींच जाता है, ठीक है ना, उसमें खिंचाव आता है। खिंचाव कैसे आएगा, वो किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं हाई टाइड। और सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम मून हमसे दूर होता है, मतलब दूसरी साइड होता है अर्थ के, तो उस केस में क्या रहेगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगी, तो पानी जो है वापस पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लो टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख सकते हैं। तो ग्रेविटी हमें हर जगह नजर आती है, ठीक है ना। और अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। क्यों? क्योंकि सन की, हर एक प्लैनेट की इंक्लूडिंग सन, सबकी अपनी एक ग्रेविटेशनल पुल होती है, ठीक है ना। और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है सन क्या करता है, सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ, अपने चारों तरफ बांध के रखता है, ठीक है ना। और उस चक्कर में वो उसके चक्कर काटते रहते हैं। अगर सन की ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए तो सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन से है दूर चले जाएंगे। उस केस में मान लीजिए ये प्लैनेट है, ये इस तरीके से चक्कर काट रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इस पॉइंट पे अगर ये ग्रेविटी खत्म हो गई तो ये क्या कर जाएगा, ये टेंजेंटली इससे दूर चला जाएगा। ऐसे ये सब जो है टेंजेंटली जो है दूर निकल जाएंगे फिर, ठीक है ना, अगर ग्रेविटेशनल पुल अगर खत्म हो गया तो, ठीक है, तो ये टेंजेंटली जो है दूर निकल जाते हैं। तो ग्रेविटी है जो सब चीज़ों को बांध के रखती है, और हर एक प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि अर्थ की अलग ग्रेविटी है, जुपिटर की अलग ग्रेविटी है, सैटर्न की अलग ग्रेविटी है, यूरेनस की अलग ग्रेविटी, मतलब हर एक प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी है, सन की अपनी एक ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो हर एक प्लेनेट की, हर एक स्टार की अपनी एक ग्रेविटी होती है, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। क्लियर है?